हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। आज की इस सेशन के अंतर्गत हमने एक टॉपिक रखा है जिसका नाम है प्रिजम्पशन, जिसे आप उपधारणा कहते हैं। और ये टॉपिक आपके, चाहे आप पीसीएसजे का एग्जाम दें, चाहे आप एचजेएस का एग्जाम दें, चाहे आप एपीओ का एग्जाम दें, या कोई अन्य कोई जो है लॉ से रिलेटेड लॉ ऑफिसर का कोई भी एग्जाम या कोई इंटरव्यू देंगे, तो वहां पर आपके लिए ये उपयोगी होगा। सबसे पहला काम ये है कि प्रिजम्पशन का जो पोर्शन है, जो पहला आप एविडेंस एक्ट 1872 देखते थे, तो वहां पर पोर्शन सेक्शन नंबर जो है 4 के साथ हम देखते थे। अब यहां पर जो हम देखेंगे, प्रिजम्पशन का मतलब जो है वो उपधारणा से है, उपधारणा का मतलब अनुमान से है, इन्फ्रेंस क्रिएट करने से है। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही कहीं पर जो है ये कहा जाता है कि प्रिजम्पशन जो है की गई, तो इसका मतलब उसका मतलब अनुमान लगाने से होता है। अब ये जो अनुमान है, प्रिजम्पशन है, वो दो कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नंबर 2 प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। इसका मतलब तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। जब हम तथ्य की उपधारणा को देखते हैं तो तथ्य की उपधारणा नेचुरल होती है। कोई फैक्ट होता है, उसे देख के आपको नेचुरली जो है आपके मन में आता है। नॉर्मली यहां पर जो कोर्ट होता है, जब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है, वहां पर कोर्ट का एक डिस्क्रिशन होता है। अपॉन द डिस्क्रिशन जो है वो नॉर्मली जो है उसमें एक अनुमान लगाता है, एक उपधारणा करता है। और जहां पर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है, वहां पर कोर्ट को एक डायरेक्शन दिया जाता है कि आप इसका ये अनुमान निकालेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जहां पर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, उसे नॉर्मली आप मे प्रिज्यूम के नाम से जानते हैं, और जहां पर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है उसे आप शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के नाम से जानते हैं। अब ये प्रिजम्पशन, जैसे आप प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट देखते हैं, उसी प्रकार से आप कैटेगराइज ये भी करते हैं कि ये जो है रिबूटेबल प्रिजम्पशन है, रिवोकेबल प्रिजम्पशन है, या इररिबूटेबल या इररिवोकेबल प्रिजम्पशन है। इसका मतलब ऐसी उपधारणा जिसका खंडन नहीं हो सकता है, एक ऐसी उपधारणा जिसका खंडन हो सकता है। प्रिजम्पशन का हम नॉर्मली जो है वो ये देखते हैं कि एक फैक्ट को देखते हैं और दूसरे का अनुमान निकालते हैं, उसका इन्फ्रेंसेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कोई आदमी यदि फटे हुए कपड़े पहन के आता है, तो आपके मन में आप बिना पूछे एक अनुमान लगाते हैं। आपने एक फैक्ट देखा कि उसके कपड़े फटे हैं, तो आप अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है, जो है वीक है, एक तरह से वो यहां पर अकिंचन है। इसका मतलब साफ है कि आपने अभी उससे पूछा नहीं है। कहीं पर अगर आग लगी है और आप उसे देखते हैं, तो ये एक अलग सिस्टम होता है। लेकिन यहां पर दूसरा सिस्टम ये है प्रिजम्पशन में कि आपने आग को देखा नहीं है, आपने केवल धुआं देखा, और धुआं देखने के बाद आपने जो है एक अनुमान लगाया कि भाई कहीं पर आग लगी है। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही आप एक फैक्ट को देखते हैं और दूसरे फैक्ट का जो है अनुमान लगाते हैं, तो उसे नॉर्मली आप जो है उपधारणा कहते हैं, प्रिजम्पशन कहते हैं। अब जब आप कहते हैं कि रिबूटेबल प्रिजम्पशन कौन सी है, जिसे आप रिवोकेबल प्रिजम्पशन कहते हैं, वो कौन सी है, तो उसमें हम देखते हैं कि जिसे आप प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, जिसे आप मे प्रिज्यूम कहते हैं, वो हमेशा ही रिबूटेबल होती है। इसका मतलब साफ है, ये खंडनीय है, इसका खंडन कर सकते हैं, दूसरी पार्टी से नासाबित भी कर सकती है, और साथ ही साथ न्यायालय इसमें सबूत की मांग भी कर सकता है। दोनों काम इसमें कर सकते हैं। ये मे प्रिज्यूम का पोर्शन है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां पर जो है, जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, उसे दो कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे। कैटेगरी नंबर 1 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत, जिसे आप शैल प्रिज्यूम कहते हैं, वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ तो है, लेकिन रिवोकेबल प्रिजम्पशन है। रिवोकेबल का मतलब साफ है कि एक खंडनीय उपधारणा है, इसका खंडन हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर दूसरी पार्टी जो है इसे जो है डिस्प्रूव कर सकती है, इसे जो है नासाबित कर सकती है, साक्ष्य दे सकती है। यहां पर जो है ये शैल प्रिज्यूम का पोर्शन होता है। एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। जो कंक्लूसिव प्रूफ है, जिसे आप निश्चायक सबूत के नाम से जानते हैं, ये भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, लेकिन ये इररिवोकेबल प्रिजम्पशन है। ये अखंडनीय उपधारणा है, इसका खंडन नहीं हो सकता है, ये अकाट्य है, इसकी कोई काट नहीं है। नॉर्मली इस प्रकार से हमने जो है वो दो कैटेगरी में प्रिजम्पशन को डिवाइड किया, एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और या फिर एक रिवोकेबल प्रिजम्पशन और इररिवोकेबल प्रिजम्पशन। इस प्रकार से हमने जो है प्रिजम्पशन को कैटेगराइज किया। अब यदि आप एग्जाम देते हैं तो सबसे पहला पोर्शन आता है मे प्रिज्यूम पे। यदि मे प्रिज्यूम पे आपके पास क्वेश्चन आता है
है तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या डेफिनेशन हो सकती है। सबसे पहले एक बात देखेंगे कि अगर मे प्रिज्यूम के साथ आपके साथ क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि मे प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये ऑलवेज रिवोकेबल है, ये नेचुरल प्रिजम्पशन है, और फिर उसकी अगर डेफिनेशन को आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो मे प्रिज्यूम है उसे जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन नंबर 2 क्लोज एच जो आपका है 2 क्लोज 1 क्लोज एच जो आपका देखते हैं बीएससी 2023 जो है के अंतर्गत जो डेफिनेशन है 2 क्लोज 1 क्लोज एच के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। और डेफिनेशन लगभग वही है पुरानी, जिसमें कहा गया है कि जहां कहीं इस अधिनियम में उपबंधित किया गया है, उपबंधित का मतलब साफ है कि ये वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है, उपबंधित का मतलब साफ है प्रोवाइडेड वर्ड है, इसका मतलब प्रावधान कर दिया गया है कि न्यायालय किस तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वो ना साबित ना किया जाए या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। इसका मतलब साफ है कि प्रावधान क्या है कि न्यायालय किस तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, तो आपको अनुमान करना है कि हाँ वो उसका एग्जिस्टेंस है, उसे साबित मान सकेगा, दूसरी पार्टी जो है उसे खंडन के लिए साक्ष्य दे सकती है और न्यायालय भी साक्ष्य मांग सकता है। अब बात जो है अगर अदर क्वेश्चन इसके साथ बन के आता है तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो फिर इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल जब आप बीएससी के अंतर्गत देखेंगे तो सेक्शन नंबर जो है 88 आपको दिखाई पड़ेगा, 89 आपको दिखाई पड़ेगा, 90 आपको दिखाई पड़ेगा, 92 आपको दिखाई पड़ेगा, 91 इसमें नहीं है, 92 दिखाई पड़ेगा, 93 भी दिखाई पड़ेगा, साथ ही साथ जो है 117 आपको दिखाई पड़ेगा और 119 भी इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये सब के सब जो है वो मे प्रिज्यूम के उदाहरण हैं जो बीएससी के अंतर्गत। और यदि पूछता है कि इनमें से किसी सेक्शन को देके पूछे कि ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है या फैक्ट है तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पे निशान लगा दीजिए। यदि क्वेश्चन पूछे कि ये रिबूटेबल है या इरिबूटेबल है तो रिबूटेबल पे निशान लगा दीजिए। और यदि जो है वो इनके हेडिंग पूछता है तो फिर आपको उन्हें जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इसके, मे प्रिज्यूम के एग्जाम्पल हैं। कोई नई वीडियो आएगी तो उसमें मैं पूरे तरीके से इसे तैयार करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। अब दूसरा पोर्शन है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम पे अगर क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कि इसकी डेफिनेशन कहां है, तो 2 क्लोज 1 क्लोज एल जो आपका है बीएससी का वहां पर डिफाइन है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इस पर निशान लगा दीजिए। ये मैन्युफैक्चर्ड प्रिजम्पशन है, कृत्रिम उपधारणा है, इस पर निशान लगा दीजिए। ये रिबूटेबल प्रिजम्पशन है, ये खंडनीय उपधारणा है, इस पर निशान लगा दीजिए। और अगर डेफिनेशन पूछता है तो फिर आप जो है वो इसकी डेफिनेशन दिखा देंगे। डेफिनेशन क्या है कि जहां कहीं इस अधिनियम में यह निर्दिष्ट किया गया है, यहां पर वर्ड रखेंगे डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब डायरेक्शन दी गई है, आप अपने विवेक से कुछ नहीं करेंगे, पीछे से जो है अधिनियम ने निर्देश दिया है कि आपको यह करना है। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि न्यायालय किस तथ्य की उपधारणा करेगा, इसका मतलब साफ है कि वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा। इसका मतलब अगर कोर्ट ने अगर जो है अधिनियम के द्वारा डायरेक्शन दी गई है कोर्ट को कि आप इसका अनुमान निकालिए कि यह साबित हो चुका है, साबित है, तो इसका मतलब साफ है कि आप उसे साबित हुआ मानेंगे। यदि और जब तक जो है उसे ना साबित ना किया जाए, इसका मतलब दूसरी पार्टी अगर चाहे तो उसे जो है उसका खंडन कर सकती है, अपने प्रूफ दे सकती है, अपना साक्ष्य देकर उसका खंडन कर सकती है। इसका मतलब ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। यहां न्यायालय का विवेक काम नहीं करता है, यहां पर कोर्ट को डायरेक्शन दी जाती है और डायरेक्शन के अनुसार न्यायालय उसकी उपधारणा करता है, उसके अस्तित्व में बिलीव करने लगता है। लेकिन दूसरी पार्टी के पास पूरा राइट रहता है कि वो उसका खंडन कर सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये रिवोकेबल प्रिजम्पशन है। और अगर इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 78 से लगा के बीएससी में 87 तक सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। साथ ही साथ जो है 118 इसका उदाहरण है, 118 120 जो है वो बीएससी भी इसका उदाहरण है, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगर वहां पर कोई क्वेश्चन राइज होता है, इन सेक्शनों से कोई सेक्शन आता है और पूछा जाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है या फैक्ट है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पर निशान लगाइए, ये रिवोकेबल प्रिजम्पशन है इस पर निशान लगाइए, और जो है ये कृत्रिम प्रिजम्पशन है इस पर निशान लगाइए। लेकिन जो है वो दूसरी पार्टी जो है इसका खंडन कर सकती है, ये बात आप याद रखेंगे। अब तीसरा जो पोर्शन है जिसे आप जो है वो आपने कहा था इररिवोकेबल प्रिजम्पशन, इसका मतलब है कि कंक्लूसिव प्रूफ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब कंक्लूसिव प्रूफ पे अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, निशान आपको लगाना है 2 क्लोज 1 क्लोज बी में डेफिनेशन इसकी दी गई है और ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इस पर निशान लगाइए। ये इररिवोकेबल प्रिजम्पशन है, इस पर निशान लगाइए। ये मैन्युफैक्चर्ड जो है प्रिजम्पशन है, इस पर निशान लगाइए। और साथ ही साथ यदि वो डेफिनेशन में से कोई जो है वो चीजें निकालता है तो यहां पर
देखेंगे कि जो डेफिनेशन आपको दिखाई पड़ेगी टू क्लोज 1 क्लोज बी के साथ जो है बीएससी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत, तो वहां पर आप देखेंगे कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, इसका मतलब डिक्लेयर्ड वर्ड है, इसका मतलब एक फैक्ट को डिक्लेयर किया गया, अनदर फैक्ट का एक जो है कंक्लूसिव प्रूफ, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी और उसे जो है उसे साबित माना जाएगा और उसके खंडन के लिए उसके काट के लिए किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जो है ये अखंडनीय उपधारणा है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। यहां पर एक डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अगर एक फैक्ट साबित हो जाए तो आप दूसरे को मान लेना। जैसे कि जो है अगर किसी संतान का जन्म हुआ है और जो है एक वैलिड मैरिज के दौरान हुआ है, ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज हुआ है, तो आपको केवल ड्यूरिंग वैलिड मैरिज जो है आपको साबित करनी है, संतान आप ही की है, ये वैलिड संतान है, ये लेजिटिमेट है, इसकी जो है जो पैटर्निटी है वो वैलिड है, पितृत्व बिल्कुल सही है, आप ही उसके पिता हैं, ये जो है वो इसकी